हेलो 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 बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? ठीक है, ओके बेटा। हाँ जी सर, कल होमवर्क नहीं आया था। आई नो कल होमवर्क नहीं आया था क्योंकि कल होमवर्क की जरूरत नहीं थी, क्योंकि असली चैप्टर अभी शुरुआत नहीं हुई है ना। कल जो चीज पढ़ाई थी वो एक परिचय था, और उस परिचय से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे। जो बन रहे थे वो आज के होमवर्क में डाल दिए हैं। ठीक है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, टेस्ट का भी बता रहा हूं मैं आपको। कनिक वेट कर लीजिए एक सेकेंड, आने दीजिए सभी बच्चों को। टेस्ट का भी बता देता हूँ, होमवर्क का भी बता देता हूँ। एक मिनट आने दीजिए, सभी बच्चों को आने दीजिए एक बार। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना। सर फुल प्रैक्टिस पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, 8 महीने रह गए हैं। दोस्त बायो पढ़ा रहा हूं मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपकी अपलोड हो चुकी है। बायो में जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट में एक जैसा हो। मैं चैप्टर टू चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर टू चैप्टर आपको अपलोड करके दूंगा दोस्त। ठीक है, बार बार एक ही चीज को कॉम्प्लिकेटेड मत किया करें, एक ही चीज को बार बार रिपीट ना किया करें बेटा। चैप्टर वाइज दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, समझ में आया? आवाज आ रही है बच्चों? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? ओके, चलो जी। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दो चीजें बतानी है। एक तो होमवर्क का बता देता हूं। होमवर्क कल नहीं आया था क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बता दिया है कि जो कल पढ़ाया था उससे ज्यादा कुछ नीट की दृष्टि से ऐसा कुछ बनता नहीं है। जो पढ़ाया था उससे संबंधित कुछ छुटकू मुटकू क्वेश्चंस बनते हैं, जो आज के होमवर्क में मैंने आपको डाल दिए हैं। डन। तो ये तो बात हो गई होमवर्क की, आज दिया है मैंने आपको, कल नहीं दिया था। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं मेजर चीज, जो संडे को टेस्ट होने वाला है। संडे को जो टेस्ट होएगा सर, उस संडे के टेस्ट में क्या क्या आएगा? बायो की बता रहा हूं। तो बायो में जो संडे को टेस्ट होएगा, अभी जो आने वाला संडे, उसमें 5 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर आएंगे? 5 चैप्टर आएंगे, जिसमें से जो जनन स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर जो है, उससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 40 क्वेश्चन उससे आएंगे। मानव जनन जो है उससे आएंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है जी। उसके बाद पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन है, ठीक है जी, उससे आएंगे आपके 16 क्वेश्चन। 16 है कि 14 है, एक सेकंड में चेक कर लूं। हाँ जी, पुष्पीय पादपों से है 14 क्वेश्चन। फिर उसके बाद है आपका फिर है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन वाला जो है, उससे आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। और फिर उसके बाद है आपका कोशिका चैप्टर, उससे आएंगे आपके 6 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्त, ये रहेगा इस संडे को टेस्ट। 5 चैप्टर आएंगे, जिसमें से 70% पोर्शन जो है, जो अभी आपने लास्ट 2 चैप्टर पढ़े हैं, है ना? ये 2 चैप्टर आपने लास्ट पढ़े थे, जनन स्वास्थ्य, मानव जनन। आरंभ 2 में जनन स्वास्थ्य पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आरंभ 2 में जनन स्वास्थ्य पढ़ाया जा रहा है। शायद कल से आपकी क्लास हो गई थी आरंभ 2 में, शायद हुई थी कि नहीं हुई थी, एक बार मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, अरे आ गई है भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नहीं है, ये नहीं है, ये डाल दिए एनसीईआरटी संपूर्ण। तुमको नहीं पता कहां से देखते हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, 1000 बार बता दिया तुमको। एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करते रहते लगातार। हाँ जी, तो लास्ट चैप्टर जो पढ़ाया था आपको, वो ये 2 चैप्टर थे, जिससे 70% पोर्शन आएगा आपके टेस्ट में। ठीक है जी,
हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है नहीं हुई थी क्लास, इसको अभी होश ही नहीं है। बाकी बच्चे कह रहे हैं हुई थी, एक कह रहा है हुई नहीं है क्लास। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, ऐसे निकलेगा इनको अभी होशो हवास में ही नहीं है कि क्लास भी चल रही है। हाँ जी सर, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बहुत बढ़िया, अरस्तु बेटा। चलिए, सो आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। होमवर्क आज डाल दिया गया है, ठीक है। संडे को जो टेस्ट होएगा उसमें 5 चैप्टर होंगे और उस 5 चैप्टर में से ये इस तरीके से ऑर्डर रहेगा। 70% पोर्शन लास्ट के 2 चैप्टर से आएगा, 30% पोर्शन जो होएगा जो पुराने चैप्टर थे उनसे आएगा। डन। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था बेटा जैव अणु, और इस जैव अणु चैप्टर में हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिएगा, इस चैप्टर में हम लोगों ने, ये हटाना भैया, ये कैसे हटेगा? अच्छा, इस चैप्टर में कल हम लोगों ने जैव अणु चैप्टर में कई सारी बातें करी थी। सबसे पहला बिंदु मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहला बिंदु मैंने आप लोगों को बताया था, पहला बिंदु वो ये था कि 118 तत्व हैं, जिसमें से तत्व जो हैं आपके सजीव में भी होते हैं, निर्जीव में भी होते हैं। फर्क किस चीज का होता है? कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है आपस में अभिक्रिया का होता है। कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सजीव में निर्जीव से ज्यादा होती है, ये आप लोगों को बता दिया था, ठीक है जी। उसके बाद ये डाटा जो है CN राव की जो अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री है जो बुक है उससे लिया गया था। इसके बाद में अभी एक और चीज बतानी है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु मैंने, या तीसरा बिंदु ये बताया था, ये जो रासायनिक तत्व जो होते हैं ये जो कोशिका के अंदर मिलते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य में मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 34 तत्व मिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बिंदु मैं बता देता हूं। यहां पर कल मैंने आपको ये चीज बताई थी क्या दोस्त, कि जितने भी रासायनिक तत्व मिलते हैं, आज का पहला बिंदु बता देता हूं। एक कोशिका के अंदर क्या मिल रहे थे? रासायनिक तत्व मिल रहे थे, ठीक है जी। अब ये जो रासायनिक तत्व जो मिल रहे थे ये क्या बना रहे थे? जीव द्रव्य बना रहे थे, ये बता दिया था। कितने रासायनिक तत्व मिल रहे थे मैंने आपको बताया था। सजीवों के अंदर कितने मिलते हैं? 34 मिलते हैं। ये जो 34 तत्व जो होते हैं, क्या बोला था? ये जो 34 तत्व जो जीव द्रव्य में मिल रहे थे, कोशिका में मिल रहे थे, इन्हीं को हम बोलते हैं कोशिकीय कुंड। कोशिकीय कुंड कहा जाता है, सेल्यूलर पूल कहा जाता है। ये एक वर्ड रह गया था जो बताना था कि कोशिकीय कुंड, कुल कोशिकीय कुंड, कुल कोशिकीय कुंड, टोटल सेल्यूलर पूल का मतलब क्या था? कि टोटल तत्व, टोटल केमिकल्स, टोटल एलिमेंट्स जो किसमें मिलते हैं? कोशिका में मिलते हैं। कितने मिल रहे थे? 34 मिल रहे थे, जीव द्रव्य में मिल रहे थे। वो क्या कहलाता है? कोशिकीय कुंड कहलाता है। हाँ जी भाई साहब, एक बात बताइए, क्या मैं पढ़ाऊं या आपके डाउट ही, मतलब जो आप बातें कर रहे हैं सिर्फ उसी का आंसर देता जाऊं? बताइए। हाउ टू क्रैक नीट इन 30 मिनट्स, बताओ क्या मतलब? बेटा प्रोस्टेट से निकला हुआ सिट्रिक एसिड बहुत कम मात्रा में होता है, इतनी मात्रा में नहीं होता जितनी हमने किसमें डाला था? जो हमने स्पर्मिसाइड्स में डाला था। अत्यधिक, जैसे सोच, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर अत्यधिक हो गए, एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इनकी मात्रा अगर अधिक हो जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक देते ना। उसी प्रकार सिट्रिक एसिड की मात्रा अगर ज्यादा कर दे तो वो एक तरीके से ज्यादा अम्लीय वातावरण क्रिएट कर देता है, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, शांति से पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, ठीक है। समझदार बच्चे हैं, समझदारी से काम लीजिए, ठीक है बेटा। डन। आइए, हम लोगों ने कल बात करी थी कि कोशिका के अंदर रासायनिक तत्व हैं, टोटल 34 हैं, और ये सारे के सारे ये 34 तत्व जो होते हैं ये मिलकर क्या कहलाते हैं? कोशिकीय कुंड कहलाता है, सेल्यूलर पूल कहलाता है। ये वर्ड रह गया था जो आपको बताना था, ठीक है। डन। अब ये जो 34 थे इनमें से 16 जो थे ये तो आवश्यक है ही हैं, जो 18 थे वो सहायक कहला रहे थे, ये मैंने आपको बता दिया था। 16 जो आवश्यक थे उनमें से अनिवार्य तत्व ये 3 थे, 90 to 93% पोर्शन बनाते। अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं नकल कर पर समझकर, यानी 4 ये जो थे 3% पोर्शन बना रहे थे। धातु तत्व जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ये आपके 5% थे, ये वाले थे, ठीक है। कन्हैया का मन करा, कन्हैया का मन में मांगा क्या? मोमोज, लेकिन
याद है ना, आप लोगों को बता दिया था। फिर उसके बाद 16 जो आवश्यक तत्व जो थे उसमें से कुछ मुक्त आयन के रूप में भी मिल रहे थे और बाकी जो थे वो यौगिक बना रहे थे। यौगिक जो थे वो कार्बनिक और अकार्बनिक थे। कार्बनिक का मतलब जिसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होगी। अकार्बनिक जैसे हमारा क्या हो गया, जल हो गया, लवण हो गया। ठीक है, अब बात आ रही थी, ये मैंने आपको बता दिया, परमाणु मिलकर अणु बनाता है, अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं, ये बता दिया था। अब ये जो 16 आवश्यक तत्व जो थे इनमें से कार्बनिक कौन से थे, ये हमारे 4 थे। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। परसेंटेज आपको याद रखनी थी, 10 to 15% कौन है? प्रोटीन है। 5 to 7 कौन है? न्यूक्लिक अम्ल है। 3% कार्बोहाइड्रेट है। 2% लिपिड है। जल 70 to 90% होता है। गैस, लवण ये 2% होता है। और मुक्त आयन जो होते हैं, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन, ये 1% फॉर्म में मिलते हैं। ये पूरी ये वाला चार्ट जो था इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना था। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कार्बनिक यौगिक। पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे थे? कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जिनको हम जैव अणु बोलते हैं, ये 2 भागों में बटे होते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म अणु और एक होते हैं दीर्घ अणु, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल, जिनका आणविक भार जो होगा 18 से 800 डाल्टन के बीच होएगा, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म अणु। जिनका 1000 डाल्टन से ज्यादा होएगा, 10,000 या उससे भी ज्यादा होएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ अणु बोलते हैं। ठीक है, सभी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। लास्ट में हम जो टॉपिक पर पहुंचे थे वो ये पहुंचे थे कि भैया हमें किसका निरीक्षण करना है? हमें कार्बनिक पदार्थ का निरीक्षण करना है। अब कार्बनिक पदार्थ का अगर हमें निरीक्षण करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हमने एक व्यक्ति का एग्जांपल लिया, एक बालक का, सुयश को, और हमने बोला सुयश ये काम कर, ये एक जीवित ऊतक ले आ, जैसे वो लीवर का टुकड़ा ले आया या पत्ती ले आया। अब उसमें से हमें कार्बनिक और हमें उसमें से कार्बनिक जो पदार्थ जो था, उस कार्बनिक पदार्थ में से माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे ये हमने पढ़ना था। तो हमने देखा क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम एक खरल मूसल लेंगे जिसमें हमने सबसे पहले उस ऊतक को डाला, उस ऊतक को मिक्स किया किसके साथ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और उससे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्यों लिया था? क्योंकि ये कोशिका को तोड़ देता है। कोशिका टूट जाएगी तो उसका जीव द्रव्य इस एसिड में घुल जाएगा। अब जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों है या नहीं है, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? हसन घोरी कह रहे सर वॉइस बढ़ाओ, अपना फोन का वॉल्यूम बढ़ा ले बेटा। ठीक है, ये ना नखरेबाजी थोड़ी सी कम कर देना इस क्लास में दोस्त। ठीक है, ठीक है दोस्त, नखरेबाजी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए। आईयूटी की फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में, वो बच्चे जिनके कल मैं कमेंट्स देख रहा था। ऐसा मत सोचना कि मैं आपके कमेंट्स नहीं देखता हूं। आप में से कई हैं जो अभी भी उठपटांग कमेंट्स कर रहे हैं। मैं स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूं। आरंभ 1 में ऑलरेडी देख चुका हूं, आरंभ 2 कल से जुड़ा है ना। मेरे से शायद पहले नहीं पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे, कुछ मैक्सिमम नहीं पढ़े होंगे। तो एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूं, वार्निंग, आग्रह नहीं कर रहा हूं, स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि आरंभ 1 में से भी कुछ बच्चों को निकाला जा चुका है क्लास से। मैं नहीं चाहता हूं कि आरंभ 2 में से भी कोई बच्चा निकले। ठीक है, तो इट इज स्ट्रिक्ट वार्निंग कि फालतू की बातें बिल्कुल मत करिएगा, है ना। इलॉजिकल कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। डन, ये 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वो बच्चे जो कल लास्ट में बोल रहे थे एक दूसरे को ब्रो, मैंने कमेंट देखा, ब्रो समझ नहीं आ रहा लिखूं कैसे, ब्रो समझ नहीं आ रहा लिखूं कैसे। ये नोट्स दिख रहे हैं तेरे को, ये जो लिखकर लेकर आया हूं, ये लिखकर लेकर आया हूं, ये सारे, ये तेने लिखने हैं, ये सारे के सारे नोट्स, यही है तेरे नोट्स। लिख सकता है इनको, ये सारे तेरे नोट्स ही हैं ब्रो। समझ में आ गया ब्रो? ये सारे नोट्स हैं। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो साथ साथ मैं लिख रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। रोहित मालवीय, अब एक और कमेंट आया ना स्पैम करते हुए, क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है जी, डन ब्रो, समझ में आ गया ब्रो? ये जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे नोट्स हैं। अगर ये लिख सकता है तो अच्छी बात है, ये नहीं लिख सकता तो कल जो पढ़ाया था उसका एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, उस पॉइंट टू पॉइंट चीज को मेरे साथ साथ लिखता जा। अब हर चीज चम्मच में घोलकर नहीं पिलाई जा सकती है ना, कि ले बेटा ये ले नोट्स ले और कर ले। और वो भी दे रहा हूं, देख हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं तेरे को, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं। एनसीईआरटी में जो लास्ट में क्वेश्चन है उसके आंसर्स भी दे रहा हूं तेरे को, होमवर्क भी दे रहा हूं। एक दिन छोड़ के दिया था, कल नहीं दिया था, आज दिया था, क्योंकि कल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, आज बनेंगे इसलिए दिया है। सो प्लीज अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपनी इस किशोर अवस्था से थोड़ा प्रौढ़ अवस्था में आइए। ये बालकपन से निकलकर थोड़ा सा
समझदारी से काम लीजिए। टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुने। कंटिन्यूअसली अगर स्पैम करेंगे 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 तो उसका कोई फायदा नहीं है दोस्त। ठीक है जी, ओके। और ज्यादा इतनी अंग्रेजी उमड़ उमड़ कर आ रही है, सर इंग्लिश में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, तो दोस्त एक काम करना, इंग्लिश मीडियम के बैच में चला जा। तुमको इंग्लिश भी चाहिए, तुमको ये भी चाहिए, तुमको वो, क्या पंचवर्षीय योजना लेकर आया कि नीट क्लियर करने की? हमको तो हैरानी होती है यार। आ जाइए अब चुपचाप ध्यान से क्लास को सुनिएगा, चुपचाप। नहीं तो फिर मैं केमिस्ट्री वाले सर की तरह यहां से कमेंट सेक्शन हटा दूंगा और मैं पढ़ाता जाऊंगा, फिर रोइएगा मत। बात समझ में आ गई है? क्लियर है इतनी सी बात? ये बात याद रखिएगा, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं चुपचाप ध्यान से क्लास को ध्यान से सुनिए और चीजों को आराम से पढ़िए। अगर किसी ने स्पैम किया, इर्रेगुलर मैसेज किए, फालतू की चीजें करी, इमीडिएटली क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर मैसेज मत करिएगा सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर। डन? चलिए अब आ जाते हैं हम अपने तरीके से पढ़ते हैं। देख दोस्त, कल तक जो मैंने पढ़ाया था वहां पर मैंने तेरे को कार्बनिक पदार्थ बता दिए थे। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ मैंने तेरे को बता दिए थे कौन से होते हैं। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। जिनमें क्या होती है? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई थी? किसी को क्लास रुक गई है? बेटा चल तो रही है क्लास, क्लास चल रही है, क्लास नहीं रुकी है, क्लास चल रही है, चल रही है, साफ साफ दिख रही है। चलो अब एक काम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो भैया ये तो डिस्टरबेंस तो हद पार कर देगा। एक काम करते हैं, 4:18 हो रहे हैं, 5:18 पर हमें याद दिला दीजिएगा। 5:18 पर जिसके जो जो डाउट्स होंगे वो चेकआउट करेंगे। ठीक है, अभी सिंपल पढ़ते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखो देख, कार्बनिक पदार्थ बताए थे जो किससे बने हुए थे? कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला से बने हुए थे। हमने बोला था ये कार्बनिक पदार्थ जो हैं दो प्रकार के अणुओं से बने होते हैं। एक को हमने बोला माइक्रोमोलिक्यूल और एक को हमने बोला मैक्रोमोलिक्यूल। यहां तक की बात मैंने आपको बता दी थी। माइक्रोमोलिक्यूल क्या थे? जिनका 800 डाल्टन से कम आणविक भार होएगा। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल। और जिनका 800 डाल्टन या 1000 डाल्टन से ज्यादा आणविक भार होएगा उनको हमने क्या बोला था? मैक्रोमोलिक्यूल बोला था। ये मैंने आपको बता दिया था। डन? अब बात आ रही है इनका निरीक्षण कैसे करेंगे, इनका परीक्षण कैसे करेंगे, ये वाली बात आ रही थी कि कैसे पता लगाएंगे कि कहां पर किस तरीके से माइक्रोमोलिक्यूल को मैक्रोमोलिक्यूल से सेपरेट कर सकते हैं, वो कैसे पता लगाएंगे। तो हमने हमारे पास निरीक्षण का जो तरीका जो था उसमें हमने क्या लिया? हमने एक जीवित या सजीव का ऊतक लिया। ठीक है, अब जैसे हमने लीवर का एक टुकड़ा ले लिया था, लीवर है ना, यकृत का एक टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को हमने किसमें डाला? खरल मूसल, मैंने आपको बता दिया था। ये इस तरीके से हमारे पास मोर्टार थी। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या डाल रखा था? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल रखा था। इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर हमने उस ऊतक को ले लिया या उस अंग को ले लिया। लेने के बाद हमने इसको क्या किया था? पीसा। और पीसने के बाद में क्या बन गया था सर? सीधी सी बात है, पीसने के बाद में कहीं ना कहीं एक चटनी सी बन गई थी, जो मैंने आपको कल बता दिया था। ये इस तरीके से चटनी जो बनी थी, इस चटनी को हमने क्या बोला था? करदम बोला था। अब ये जो चटनी, ये जो करदम जो थी, जिसको हम अंग्रेजी में स्लरी कहते हैं, इस स्लरी में क्या मिल रहा था? मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा था और आपने लास्ट में जाते जाते बताया था कि सर इसमें एक तो एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जरा सोच, इसमें एसिड मिल रहा है या नहीं मिल रहा? जरा दिमाग लगा फटाफट, क्या इसमें एसिड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सर ये तो पढ़ा दिया, इसमें एसिड मिल रहा है। और क्या मिल रहा था एसिड के साथ साथ? क्या यहां पर जल होगा? सोच, कोशिका का जीव द्रव्य का 70 to 90% पोर्शन कौन बनाता है? जल बनाता है। क्या जल मिलेगा? हाँ सर, जल मिलेगा।
और क्या मिलेगा, क्या कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये सर कार्बनिक पदार्थ भी मिलेंगे, कार्बनिक पदार्थ भी मिलेंगे। और क्या अकार्बनिक पदार्थ भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर अकार्बनिक पदार्थ भी मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें मिल रही थी? ये जो इस तरीके से ये जो चटनी सी बन गई थी, इसमें ये सारी की सारी चीजें मिल रही थी। अब इसका अगला स्टेप क्या होएगा, यहां से आज स्टार्ट करना था। अगले स्टेप में हम क्या लेंगे, एक कपड़ा लेंगे। अगले स्टेप में हम क्या लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या लेते हैं, इस तरीके से एक कपड़ा लेते हैं और उसको इस तरीके से कीप जो होती है उसके ऊपर लगा देते हैं। ये हमारी कीप है या फनल जिसको हम बोल सकते हैं। इस फनल के ऊपर हमने ये क्लोथ डाल दिया है, सिंपल कपड़ा ले लिया है, सिंपल सा कपड़ा, ठीक है। इसको हम चीज क्लोथ भी बोल देते हैं, कई बार बटर पेपर भी यूज में ले लेते हैं। सिंपल हमने एक कपड़ा ले लिया है। अब इस कपड़े के ऊपर हम क्या डालेंगे, ये जो हमारे पास ये जो करदम, ये जो चटनी, ये जो स्लरी आई थी, ठीक है, ये जो चटनी जो हमारे पास आई थी, जिसको हमने क्या बोला था, करदम बोला था, इस करदम को हम यहां पर डालेंगे, इस कपड़े के ऊपर डाल दिया, कपड़े के ऊपर डाल दिया। फिर ये कपड़े को निचोड़ेंगे। अब निचोड़ेंगे तो जरा सोच, कुछ चीजें जो है नीचे आती जाएंगी, भरती जाएंगी। अब जरा सोच, जो छनेगा, जो नीचे कपड़े से छनकर नीचे आएगा, इमेजिन कर, क्या वो छोटे अणु होंगे या बड़े अणु होंगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सिंपल सी चीज मैं पूछ रहा हूं। जो नीचे छनेगा, उस छन्ने में क्या आएगा, जरा सोच। को लिक्विड आएगा या नहीं आएगा? पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है। जो यहां से इस चटनी में से, इस करदम में से, ये जो चटनी, ये जो पेस्ट बना था, पेस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं, पेस्ट समझ में आता है ना, है ना। ये जो पेस्ट, ये जो करदम, ये जो गाढ़ा मटेरियल जो बन चुका है, इसमें जब इसको हम छानेंगे, कपड़े में डालेंगे, उसके बाद, अरे भैया जलेबी तलते हुए देखा है तुमने? जलेबी बेसन में, बेसन को पानी में हिला देते हैं, फिर कपड़े में डालते हैं, फिर निचोड़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे घुमाते तो नीचे आती है ना। बस उसी तरीके से आपने करदम को इस कपड़े में डाला, कपड़े को निचोड़ा, कपड़े को निचोड़ेंगे तो नीचे जो आएगा, क्या वो लिक्विड होएगा या नहीं होएगा? हाँ सर, वो लिक्विड होएगा। अब जरा सोच, इस लिक्विड में क्या होएगा, सोच। यहां पर लिक्विड क्या था, क्या एसिड और जल, क्या ये लिक्विड है या नहीं है? हाँ सर, तो यहां पर क्या होएगा सर, अम्ल भी होगा और जल भी होगा, अम्ल भी होगा और जल भी होगा, दोनों चीजें होंगी, ठीक है जी। अम्ल भी नीचे आ गया है, जल भी नीचे आ गया, ठीक है जनाब, दोनों चीजें नीचे आ गई। अब आप मुझे बताइएगा, हम तो ये पता करना चाहते थे दोस्त, हमें किस चीज के बारे में निरीक्षण किसका करना था, हमें किसका एनालिसिस करना था? सर हमें कार्बनिक पदार्थ का पता लगाना था। हमें तो बस पता लगाना है कार्बनिक पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थ में एक तो सूक्ष्म अणु का और किसका पता लगाना है, दीर्घ अणु का पता लगाना है। हमें तो इनका पता लगाना है, सूक्ष्म अणु और दीर्घ अणु का। तो हमने क्या किया दोस्त, हमने जब नीचे छाना तो अब जरा सोच, खुद सोच, सूक्ष्म अणु और दीर्घ अणु में, सूक्ष्म अणु अगर ये है तो दीर्घ अणु ये है, कौन नीचे छनेगा? जरा दिमाग लगा, नीचे कॉमन सेंस लगा। इस छलनी से, ये जो कपड़े से जो छन कर नीचे जो पदार्थ आएगा, उसमें कौन होंगे, सूक्ष्म अणु होंगे या दीर्घ अणु होंगे? सिंपल सा आंसर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, छोटे अणु होंगे कि बड़े अणु होंगे? सिंपल सर, यहां पर कौन होंगे सर, सूक्ष्म अणु होंगे। कौन होंगे, सूक्ष्म अणु होंगे। तो दीर्घ अणु कहां रह जाएंगे सर, दीर्घ अणु यहीं पर रह जाएंगे, नहीं छनेंगे। कौन रह जाएंगे यहां पर, दीर्घ अणु। तो बड़े अणु जो है वो नहीं छने, छोटे अणु जो है छन गए हैं, सूक्ष्म अणु जो है वो छन गए हैं। अब मेरा अगला सवाल ध्यान से सुन, और थोड़ा सा एक और चीज, तेने अकार्बनिक पदार्थ भी था। अब अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कौन आते थे, याद कर, जल्दी से फटाफट दिमाग पर जोर डाल। अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन आता था, जल्दी से सोच। अकार्बनिक पदार्थ में जल आता था, क्या जल अकार्बनिक है कि नहीं है? हाँ सर, जल अकार्बनिक है। और कौन आता है अकार्बनिक में, जरा फटाफट सोच। अकार्बनिक में जल भी आता, और क्या आया था, लवण आए थे। हाँ सर, लवण भी आते हैं। और क्या आते हैं, आयन भी आते हैं, ठीक है। अब ये जो लवण आयन जो होते हैं, इनका आकार भी बहुत छोटा होता है दोस्त। तो सोच, यहां पर इसमें
लवण भी होंगे, आयन भी होंगे, सूक्ष्म अणु भी होंगे, जल भी होएगा, तो ऊपर क्या रह गया? केवल और केवल कौन रह गए हैं? दीर्घ अणु रह गए हैं। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, ये भी सारे के सारे नीचे आ गए हैं, यानी आयंस भी आ गए, सोडियम क्लोराइड, लवण भी आ गए हैं, सूक्ष्म अणु भी आ गए हैं। ऊपर कौन नहीं छना? जो बड़े बड़े अणु होंगे, कौन? दीर्घ अणु, ये ऊपर रह गए हैं। अब मेरा सीधा सीधा सवाल आप सभी बच्चों से, दिमाग लगाइए और सोचिए, ये जो नीचे ये जो छना है, ये जो नीचे छना है, ये सब कुछ जो नीचे आया है, ये जो सब कुछ जो नीचे आया है, ये सब कुछ कौन कौन आया है गुरु जो नीचे आया है? सर सूक्ष्म अणु आए हैं। और कौन आए हैं? सर लवण आए हैं, आयन आए हैं, अकार्बनिक पदार्थ आए हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सारे के सारे अम्ल विलय कहलाएंगे कि अविलय कहलाएंगे? अम्ल में घुलनशील कहलाएंगे कि अघुलनशील कहलाएंगे? जल्दी से सोच। ये जो नीचे छनकर आए हैं, ये जो नीचे छनकर आए हैं, क्या ये अम्ल में घुलनशील थे कि अघुलनशील थे? एसिड में सॉल्यूबल थे कि इनसॉल्यूबल थे? अरे भैया, अम्ल नीचे आया है तो अम्ल में घुलकर आए हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अम्ल विलय कहलाएंगे। और जो नहीं छना वो क्या कहलाएगा? अम्ल अविलय कहलाएगा। एसिड इनसॉल्यूबल। और ये क्या कहलाएंगे? एसिड सॉल्यूबल। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई है, क्लियर है? अब आपका अगला प्रश्न, सर ये जो नीचे जो सब कुछ छनकर आ गया है, ये जो पदार्थ जो नीचे, ये जिसमें अम्ल भी है, जिसमें जल भी है, जिसमें सूक्ष्म अणु भी है, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ भी है, लवण भी है, आयन भी है, ये सब कुछ क्या कहलाएगा? तो ये जितना भी मटेरियल जो नीचे है, जो छनकर आया है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? निसंयंद कहलाता है, फिल्ट्रेट कहलाता है। इस सारे मटेरियल को क्या बोलते हैं? निसंयंद बोलते हैं। और जो ऊपर रह गया, कौन ऊपर रह गया? सर दीर्घ अणु ऊपर रह गए, जो किसमें घुले हुए नहीं थे? अम्ल में घुले हुए नहीं थे। ये क्या कहलाते हैं? सर इन सब को बोला जाता है, याद रखना, धारित, रेटेंटेट। धारित, रेटेंटेट। वापस से सुनिए, फिर से सुनिए, जिसको एक बार में समझ में नहीं आया दूसरी बार समझा रहा हूं। देख, हम करना क्या चाहते थे दोस्त? हम यहां पर एनालिसिस करना चाहते थे। कुल मिलाकर हम किसको अलग करना चाहते थे? हम सूक्ष्म अणुओं को दीर्घ अणुओं से अलग करना चाहते थे। तो हमने क्या किया? हमने एक जीवित ऊतक ले लिया या एक सजीव का ऊतक ले लिया। जैसे हमने कोई भी टुकड़ा ले लिया, हृदय ले लिया, दिमाग ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई भी सजीव का एक अंग ले लिया, ऊतक ले लिया, पत्ती ले ली, ठीक है। डाल दिया किसमें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला, पीसा। तो जब पीसेंगे, उसको पीसेंगे तो कोशिका रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। कोशिका टूटेगी, तोड़ने के लिए ये एसिड जरूरी था। कोशिका टूटेगी तो उसका जीव द्रव्य यहां पर घुल जाएगा। किसमें घुलेगा? इस एसिड में है। अब जरा सोच, ये क्या रह गया? ये जो पेस्ट बनेगा, इसका नाम क्या था? कर्दम था, जिसमें जल भी है, एसिड भी है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी है। डन। हमने इस कर्दम को, ये जो पेस्ट बना था जिसको हमने कर्दम बोला, इसको हमने एक कॉटन के कपड़े के ऊपर डाला और उसको निचोड़ा तो नीचे क्या आ जाएगा? सर अम्ल आएगा, जिसमें जल भी है, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ, जल अकार्बनिक पदार्थ है, लवण भी है, आयन भी है, और साथ साथ सूक्ष्म अणु भी आ जाएंगे, क्योंकि छोटे होंगे छन जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। जो बड़े अणु होंगे वो नहीं छन रहे, वो ऊपर ही रह गए। उनको वो किसमें है? अम्ल में अघुलनशील होते हैं। याद रखना, जो बड़े अणु होते हैं वो अम्ल में अघुलनशील होते हैं, और जो छोटे अणु थे वो अम्ल में घुलनशील नहीं थे, वो नीचे आ जाएंगे, अम्ल के साथ आ जाएंगे। इतनी सी बात थी। जो नीचे छन गया उसको हमने बोला निसंयंद, जो नहीं छना उसको हमने बोल दिया धारित। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए धारित में क्या होता है? हाँ जी सर, अगर एसिड न डाले तो सेल नहीं टूटेगी। कैसे टूटेगी? आप पीस देंगे, लेकिन हो सकता है कुछ कोशिकाएं होती हैं जो पिस नहीं पाती। जैसे परागकण, जानते हो परागकण में स्पोरोपोलिन होता है, बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, तुम कितना भी घिस लो, पीस लो, नहीं टूट पाता है। ठीक है, इसलिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का डालना जरूरी था, जो सेल को ब्रेक कर देता है। हाँ जी,
तो सीधा क्वेश्चन था कि धारित जो होता है उस धारित में क्या था, याद रखना। निसेंद जो था उस निसेंद में क्या था, ये याद रखना है। जनाब इतनी सी बात समझ में आ गई है। क्या आपने यहां पर सूक्ष्म अणु को दीर्घ अणु से सेपरेट कर दिया? हमारा उद्देश्य क्या था ये सोच, हमारा काम क्या था, हमें करना क्या था? सर हमें सेपरेट करना था। किसको सेपरेट करना था? सर सूक्ष्म अणुओं को दीर्घ अणुओं से सेपरेट करना था। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर सूक्ष्म अणु कौन से होते हैं, सूक्ष्म अणु कौन से होते हैं और दीर्घ अणु कौन से होते हैं, ये प्रश्न आ रहा है। सूक्ष्म अणुओं का एग्जाम्पल बता दीजिए, दीर्घ अणुओं का एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, सूक्ष्म अणुओं का एग्जाम्पल बता दीजिए, दीर्घ अणुओं का एग्जाम्पल बता दीजिए। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म अणु और दीर्घ अणु। इधर देखिएगा, सूक्ष्म अणु और दीर्घ अणु। कल मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल बताया था। मैंने बताया था एक ईंट है और एक दीवार है। याद आ रहा है? एक एग्जाम्पल बताया था इस तरीके से, एक ईंट है और एक दीवार है। दीवार बड़ा है, दीवार बड़ी है, ईंट छोटी है। तो क्या ईंट को मैं इकाई बोल सकता हूं? बोलिए, जल्दी से आंसर देते जाइएगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं। इसकी ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का पीएच कितना होता है, इसका पीएच कितना होता है, केमिस्ट्री में पढ़िएगा। हाँ भाई, ये जो इकाई जो होती है इसको मैं इकाई बोल सकता हूं। 1128 पढ़ाई कर ले, क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ये जो इकाई है इसको मैं इकाई बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलूंगा ना। इसको क्या बोलूंगा? यूनिट बोलूंगा। अब मुझे बता, क्या ये जो दीर्घ अणु है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये इकाई का बहुलक है? इकाई का बहुलक है। सोच, बहुलक को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, जब कई सारी इकाइयां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? इतनी सी बात, बच्चों वाली बात है, 9th क्लास की बात है, ये सिंपल सी बात। ये है एक सिंगल यूनिट, और ऐसी यूनिट जब मिल जाती हैं, जुड़ जाती है बहुत सारी संख्या में, तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। ये इकाई को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? मोनोमर। इकाई को क्या बोलते हैं? मोनोमर। और ऐसे कई सारे मोनोमर जब जुड़ जाते तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। सूक्ष्म अणु मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ अणु बनाते हैं, ऐसा बोल सकता हूं सीधे सरल भाषा में। सूक्ष्म अणु आगे चलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ अणु बनाते हैं। सूक्ष्म अणु मीन्स इकाई और दीर्घ अणु मीन्स जो सूक्ष्म अणुओं से बनी होगी। डन? क्लियर? चलें आगे। आइए अब बात करते हैं एग्जाम्पल, सूक्ष्म अणु के एग्जाम्पल और दीर्घ अणु के एग्जाम्पल। सबसे पहली चीज, सबसे पहला बिंदु बहुत सीधा सीधा, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और फटाफट आंसर देंगे मेरे को बेटा, फटाफट आंसर देंगे। सबसे पहला, जल्दी से मुझे बताइएगा, आप सभी ने अमीनो एसिड नाम सुना होगा, 9th क्लास में ये चीज आ जाती है, अमीनो अम्ल सुना है? अगर मैं अमीनो अम्ल को इस तरीके से बिंदु के रूप में डिनोट कर रहा हूं, बिंदु के रूप में दर्शा रहा हूं, तो जरा सोच, ऐसे कई सारे बिंदु, ऐसे कई सारे अमीनो एसिड, ऐसे कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर इस तरीके से जो संरचना बनती है उसका नाम है प्रोटीन। डन? तो अब आप मुझे बताइएगा, अमीनो अम्ल क्या बना रहे थे? प्रोटीन बना रहे थे। तो प्रोटीन क्या? सर प्रोटीन दीर्घ अणु हो गया। और अमीनो अम्ल क्या? अमीनो अम्ल सूक्ष्म अणु हो गया। तो प्रोटीन की इकाई कौन है? सर प्रोटीन की जो यूनिट है वो कौन है? अमीनो एसिड है। इतनी सी बात। हाँ भाई, दीपक कुमार को क्लास से बाहर निकालिएगा। हाँ जी, इतनी सी बात समझ में आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो आपसे कोई पूछे प्रोटीन क्या है, आप सीधा बोलेंगे दीर्घ अणु है। अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल सूक्ष्म अणु है। डन डना डंडन। दूसरी बिंदु आ जाओ। आप सभी ने ग्लूकोज नाम सुना था? हाँ सर, ग्लूकोज नाम सुना था। याद आ रहा है? हाँ सर। ग्लूकोज याद आ रहा है? हाँ सर। अब मैंने बोला था एक ग्लूकोज C6H12O6 है ना, इसको मैं एक बिंदु के रूप में क्या कर रहा हूं? दिखा रहा हूं। यह है ग्लूकोज। अब ऐसे लगभग 6000 ग्लूकोज की एक सीधी श्रृंखला। कितने? इस तरीके से लगभग 6000 ग्लूकोज की एक सीधी श्रृंखला है। कितने? इस तरीके से 6000 ग्लूकोज की एक सीधी श्रृंखला है। याद करें, 6000 से लेकर लगभग 10-11 हजार की सीधी श्रृंखला जो होती है इसका नाम होता है सेल्यूलोज।
तो अब आप मुझे बताओ, क्या सेल्यूलोज दीर्घ अणु है या सूक्ष्म अणु है? ग्लूकोज एक दीर्घ अणु है कि सूक्ष्म अणु है? शायद आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया, ग्लूकोज एक इकाई है, जबकि सेल्यूलोज क्या इकाइयों का बहुलक है। डन। अब इनको बोलते क्या है? तो बेटा ग्लूकोज जो होता है, ये जो होती है, ये शर्करा होती है, ये क्या होती है? शुगर होती है। इनको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड। क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड बोलते हैं, हिंदी में भी मोनोसेक्राइड। ठीक है जी, मोनोसेक्राइड मींस एकल इकाई। अब जरा सोच, सेल्यूलोज को मैं क्या बोलूंगा? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड? इसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ये मत सोचना इतना ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज प्रोटीन स्टार्ट करेंगे, अभी बता रहा हूं इस चैप्टर में हमें पढ़ना किस तरीके से, वो भी बता रहा हूं। अभी सिर्फ मीनिंग को समझ कि ये अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल का समूह, अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाते क्या बनाता है? प्रोटीन। ये एक मोनोसेक्राइड है, ये एक मोनोसेक्राइड है। ऐसे कई सारे हजारों की तादाद में मोनोसेक्राइड जब जुड़ जाते तो क्या बनता है? पॉलीसेक्राइड बनता है। तो पॉलीसेक्राइड दीर्घ अणु, मोनोसेक्राइड सूक्ष्म अणु। यहां तक कोई बात? हाँ जी सर, माल्टोज क्या है? मोनो है कि पॉली है? वो जब अभी आएगा ना कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसी चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि मोनोसेक्राइड जो होता है पहले ओलिगोसेक्राइड बनाता है, फिर ओलिगोसेक्राइड से क्या बनता है? पॉलीसेक्राइड बनता है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना कि माल्टोज जो होता है वो एक डाइसेक्राइड होता है। और वो किससे बना होता है? माल्टोज जो होता है वो किससे बना होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज से बना होता है माल्टोज। तो वो एक डाइसेक्राइड होता है, जो किस श्रेणी में आता है? ओलिगोसेक्राइड। मेरे प्रभु, मेरे मालिक, जरा ध्यान से सुन लो, चीजों को अभी स्टेप वाइज तरीके से चलेंगे, ABCD पढ़ेंगे, सीधा जो है ट्रिग्नोमेट्री पर नहीं आएंगे, समझ रहा है ना? तो चीजों को समझ कि मोनोसेक्राइड एकल इकाई है, ऐसी कई मोनोसेक्राइड जब जुड़ जाएंगी तो क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड बनेगा। तो पॉलीसेक्राइड दीर्घ अणु होते हैं, मोनोसेक्राइड सूक्ष्म अणु होते हैं। चलिए, दो एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल आराम से ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चों ने, जो ड्रॉपर होंगे या 12th क्लास में भी होंगे, ये वर्ड सुना होगा, न्यूक्लियोटाइड? सुना है? कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है? न्यूक्लियोटाइड। कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है? हाँ जी। आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड सुना है? न्यूक्लियोटाइड नहीं सुना? मैंने सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, सेल वाले चैप्टर में, है ना? देख, एक होता है फॉस्फेट, पी मीन्स फॉस्फेट, एक होता है शर्करा, शुगर, और उससे जुड़ा होता है नाइट्रोजन बेस, NB। क्या सर? पी कौन है बेटा? पी जो है यहां पर कौन है? फॉस्फेट है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉस्फेट मीन्स फॉस्फोरस से बना हुआ एक समूह। एस कौन है? शुगर, शुगर मीन्स शर्करा। कौन सी शर्करा? पढ़ेंगे पेंटोज शर्करा। NB कौन है? नाइट्रोजन क्षार, हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। ये क्या होता है? जब आएगा तब बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना सा कि ये कोई रसायन है जिसमें नाइट्रोजन है, ये एक शर्करा है और ये एक फॉस्फेट है। ये तीन चीजें मिलकर क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। डन। अब अगर ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए, ये न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में जुड़ जाए, क्या बोला हमने? ये न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में जुड़ जाए, कैसे सर? PSNB, 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 PSNB। सोच, ये कौन था? जरा दिमाग लगा, फटाफट जल्दी से सोच। सर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। मैंने कहा यस, ये कौन है? सर ये न्यूक्लियोटाइड है, PSNB। ये कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। अब अगर ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए, ये आपस में जुड़ जाए, जुड़ गए, देख तेरे सामने जुड़ रहे हैं। ये अगर आपस में जुड़ जाए तो क्या एक बहुलक बन रहा है? सोच,
किसका बहुलक बनेगा, किसका पॉलीमर बनेगा। ये इकाई थी, ये एक इकाई है, एक यूनिट है। अब ऐसी कई सारी न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ जाती हैं तो जो संरचना बनती है उसका नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है डीएनए, एक का नाम होता है आरएनए। इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक तरीके से ट्रेलर देख रहे हैं इस चैप्टर का कि न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो आपसे कोई पूछे न्यूक्लिक एसिड जो है क्या वो दीर्घ अणु है कि सूक्ष्म अणु है, तो आप बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो एक दीर्घ अणु होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म अणु होते हैं। तो सूक्ष्म अणु के 3 एग्जाम्पल और दीर्घ अणु के 3 एग्जाम्पल। सबसे पहला हमने बोला अमीनो एसिड जो है वो कौन है, सूक्ष्म अणु है जो क्या बनाता है सर, प्रोटीन बनाता है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा मोनोसैकेराइड सूक्ष्म अणु है जो क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा न्यूक्लियोटाइड सूक्ष्म अणु है जो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आपका दीर्घ अणु है, और ये क्या है, सूक्ष्म अणु है। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइए हमने कार्बनिक पदार्थ कितने पढ़े थे, जरा सोचो। मैंने आपको कार्बनिक पदार्थ कितने बताए थे, कितने कार्बनिक पदार्थ थे, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। 4 थे। कितने थे, सर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से बना होता है, यस बेटा। अगर नाइट्रोजन बेस और शर्करा की बात करें तो इन दोनों को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। फॉस्फेट अगर इंक्लूड हो जाए तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये सब कुछ आएगा, टेंशन मत ले। हाँ भैया, 4 प्रकार के आपके क्या थे, 4 प्रकार के आपके क्या थे, 4 थे ना। कौन थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। जिसमें से प्रोटीन कौन, दीर्घ अणु। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड कौन, दीर्घ अणु। आपका न्यूक्लिक अम्ल में कौन, दीर्घ अणु। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, ये आपको निसेंध में मिलेगा कि धारित में मिलेगा, फटाफट आंसर जल्दी से। शाहिद बाबू जल्दी से आंसर बताइए, जो न्यूक्लिक अम्ल है तेरे को ये धारित में मिलेगा कि निसेंध में मिलेगा, फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी से। हाँ जी, धारित में मिलेगा कि निसेंध में मिलेगा, दीर्घ अणु है किसमें मिलेगा, धारित में मिलेगा। ये किसमें मिलेगा, निसेंध में मिलेगा। ये जो पॉलीसेकेराइड है ये कहां पर मिलेंगे सर, ये धारित में मिलेंगे। ये सारे के सारे कहां पर मिलेंगे दोस्त, ये सारे के सारे किसमें मिलेंगे, धारित में मिलेंगे। और ये सारे के सारे किसमें मिलेंगे, निसेंध में मिलेंगे। डन, क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब आप मुझे बताइएगा, लॉजिकली थोड़ा सा सोच समझकर मुझे बताइएगा। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चौथा एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब है 4th एग्जाम्पल। मैं आपसे पूछने वाला हूं और देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाएंगे। देख मेरे भाई, जैसे न्यूक्लिक अम्ल को किसने बनाया, न्यूक्लियोटाइड ने। उसी प्रकार पॉलीसेकेराइड को किसने बनाया, मोनोसेकेराइड ने। उसी प्रकार प्रोटीन को किसने बनाया, अमीनो अम्ल ने। डन। एक चीज रह गया और वो क्या रह गया, लिपिड। एक चीज रह गई और वो क्या रह गई, ये लिपिड रह गई है। ठीक है। अब बेटा लिपिड जो होता है ये किससे बना होता है, 2 चीजों से। किससे, अंग्रेजी में बोलते हैं फैटी एसिड, हिंदी में बोलते हैं वसीय अम्ल। एक तो ये होता है और एक होता है ग्लिसरॉल। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें जो हैं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, लिपिड का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। डन। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अभी ये क्या होता है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सब कुछ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ये दोनों चीजें मिलकर लिपिड बनाती हैं। अब आप थोड़ा सा लॉजिक के साथ सोचिए कि जैसे न्यूक्लिक अम्ल कौन बना रहा था, ये बना रहे थे, है ना। और प्रोटीन कौन बना रहा था, अमीनो एसिड बना रहा था। पॉलीसेकेराइड कौन बना रहा था, मोनोसेकेराइड बना रहा था। लिपिड को कौन बना रहा है, ये दोनों बना रहे हैं। तो उस हिसाब से सूक्ष्म अणु कौन होना चाहिए और दीर्घ अणु कौन होना चाहिए। हाँ भाई, सूक्ष्म अणु कौन होना चाहिए, दीर्घ अणु कौन होना चाहिए, जरा जल्दी से सोच। हाँ जी, वेल डन लखन, बहुत ही बढ़िया। हाँ विशाल नागर समझ गया। हाँ भाई,
सर लिपिड में लिपिड जो होएगा वो निषेध होएगा और फैटी एसिड जो होएगा वो धारित होएगा। अभी रुक जा, अभी रुक जा, अरे रुक जा ओ जाने वाले, रुक जा। हाँ भाई, तो आप यही बोलेंगे ना किस हिसाब से? सर इस हिसाब से कि न्यूक्लिक अम्ल इसने बनाया तो ये है सूक्ष्म अणु, ये है दीर्घ अणु। पॉलीसेकेराइड इसने बनाया, ये है सूक्ष्म अणु, ये है दीर्घ अणु। प्रोटीन इसने बनाया, ये है सूक्ष्म अणु, ये है दीर्घ अणु। आपने इसको दीर्घ अणु क्यों बोला था जरा सोच, क्योंकि ये धारित में मिल रहा था, है ना, इसलिए। एक तो रीजन ये भी था। दूसरा रीजन, दीर्घ अणु का मतलब क्या था? दीर्घ अणु का मतलब क्या था? जिनका वेट ज्यादा था या कम था? सर जिनका आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट जो था, MOL मॉलिक्यूलर वेट जो था वो 800 डाल्टन से, या मैं बोलूंगा 1000 डाल्टन से 10,000 डाल्टन के बीच में था। यही था ना, यही था ना। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो 800 डाल्टन से कम था। यही था ना बिंदु, है ना, है ना, है ना। यानी अब आपसे मैं अगर पूछूं प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होएगा या 800 डाल्टन से ज्यादा होएगा? ज्यादा होएगा। पॉलीसेकेराइड का ज्यादा होएगा, न्यूक्लिक एसिड का ज्यादा होएगा। इनका 800 डाल्टन से कम है, इसका भी कम है, इसका भी कम है ना। अब यहां पर आते हैं, इधर देखना, कंसेप्ट को समझना बहुत सीधा सीधा कंसेप्ट है। ये थी एक इकाई जिसने लाखों हजारों इकाइयां जुड़कर ये बनाया। ये थी एक इकाई जिसने हजारों इकाइयां जुड़कर ये बनाया। ये थी एक इकाई जिसने हजारों इकाइयां जुड़कर ये बनाया। ये थी एक एक इकाई जिन्होंने सिर्फ इन दोनों ने जुड़कर लिपिड बनाया। लिपिड केवल 2 इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। इसका आणविक भार 800 डाल्टन से कम होता है। अब मुझे बता, सोच समझकर मुझे बता, क्या ये सूक्ष्म अणु है और ये दीर्घ अणु है? नहीं भैया, ये टोटल सब कुछ क्या है? सूक्ष्म अणु है। ये सब कुछ क्या है? सूक्ष्म अणु की श्रेणी में आते हैं। बोलिए, समझ में आया? आया? ध्यान से सुनेगा तो आएगा, नहीं सुनेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं फिर से। सोच, ये तेरे पास एक बॉल है, ये तेरे पास एक बॉल है, यहां पर तेरे पास हजारों बॉल है, 1000 बॉल है। ये तेरे पास एक बॉल है और यहां तेरे पास 1000 बॉल है। ये सूक्ष्म अणु, ये दीर्घ अणु, ये अमीनो एसिड, ये प्रोटीन, ये मोनोसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लिक अम्ल। डन। अब मैंने तेरे से कहा ये 2 बॉल हैं और ये 2 बॉल्स जुड़कर सिर्फ इस तरीके से संरचना बना दी। अब मुझे बता, क्या ये तेरा दीर्घ अणु कहलाएगा? क्या नहीं, ये अभी भी सूक्ष्म अणु कहलाएगा। यानी लिपिड जो होते हैं बेटा, इनका भार जो होता है 800 डाल्टन से कम होता है। कई बच्चे इसको गलत तरीके से सोच लेते हैं, क्या कि अगर इसको इसने बनाया तो ये सूक्ष्म, ये दीर्घ, इसको इसने बनाया, ये सूक्ष्म, ये दीर्घ, इसको इसने बनाया, ये सूक्ष्म, ये दीर्घ, तो उस हिसाब से इसका सोच लेते कि इसको इन दोनों ने बनाया तो ये सूक्ष्म, ये दीर्घ। अरे मेरे भाई, ये हजारों की तादाद में नहीं जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक ये, या 2 ये, एक ये, या 3 ये, एक ये जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक लिपिड का अणु बना रहे हैं जिसका आणविक भार जो है 800 डाल्टन से कम है। बोलिए, क्या ये चीज समझ में आ गई? पहले तो इतना सा थम्स अप के साथ में बताइए। हाँ भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्रिस्टल क्लियर? डन। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करना भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते दोस्त। एक ही चीज को 10 बार रिपीट करेंगे, नीट अगले साल नहीं निकलवाना है। ठीक है दोस्त, इसी चीज को फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, 2 बार तेरे को रिपीट करके बोल दिया और क्या 10 बार रिपीट करके वही चीज बोलूंगा मैं? कोई अलग तो बोलूंगा नहीं।
हाँ जी, इतनी सी बात समझ। अरे भैया सीधा सीधा लिपिड 800 डाल्टन से कम है वेट इसका, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सूक्ष्म अणु। डन। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान से सुन, विवेक रजाक ध्यान से सुन ले। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा, ये जो लिपिड जो होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक बालक पूछ रहा है फैट क्या होते हैं। लिपिड के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फैट और एक होता है ऑयल। बिल्कुल पेशेंस नाम की चीज नहीं है, कसम से। तुम ऑफलाइन में पढ़ते ना, तुम्हारे चांटे लगते थे तो एक ही झटके में सही हो जाते। लिपिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैट और एक होता है ऑयल। तो फैट और ऑयल ये दोनों पढ़ेंगे जब लिपिड पढ़ेंगे। भाई एक काम कर देता हूं, मैं तेरे को बता देता हूं कि इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। इस चैप्टर में हम प्रोटीन पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लिपिड पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर में हम एंजाइम पढ़ेंगे। ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। अगर पढ़ाने दोगे ढंग से तो पढ़ लो, नहीं पढ़ाने दोगे तो ऐसी घास काटूंगा, समझ में नहीं आएगा तुमको। फिर समझ में आ गया कि ये जो तू बार बार बोल रहा है ना कि वसा क्या है, वसा क्या है, ये लिपिड जब पढ़ेगा तो वहां आएगी। प्रोटीन पढ़ेगा, सारी चीजें वहां आएंगी। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेगा तो वहां पर मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड सब आएगा। न्यूक्लिक एसिड पढ़ेगा तो वहां पर डीएनए, आरएनए सब आएगा। एंजाइम पढ़ेगा तो वहां पर सब आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख ले दोस्त। हाँ, एक को इतनी टेंशन हो रही है, कोर्स कब होएगा? अरे तू कराने देगा तब ना। लगातार एक ही चीज को स्पैम करता जाएगा तो कहां से होगा? अभी तेरे को बताया, अगले सप्ताह से आपकी क्लासेस जो है 2:30 बजे से या 3 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। कितने बजे से? 2:30 बजे से। फिर देखता हूं तू बैठेगा, टिकेगा या नहीं टिकेगा क्लास में। ठीक, चलिए। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर आ जा, वापस से आ जा मेरे भाई, ध्यान से सुन। हाँ जी, अब आप मुझे बताइए, लिपिड अगर सूक्ष्म अणु है तो बताइए ये कहां पर मिलेगा? क्या ये धारित में मिलेगा या निस्संद में मिलेगा? सोच समझ कर बताना। भरत मिश्रा को क्लास से बाहर निकालिएगा जरा। कह रहा है स्पर्म क्या होता है। हाँ जी, जल्दी से बताइए, ये सूक्ष्म लिपिड जो है सूक्ष्म अणु है, बताइए फटाफट। ये लिपिड अगर सूक्ष्म अणु है तो ये आपको कहां पर मिलेगा? निस्संद में मिलेगा कि धारित में मिलेगा? आप तो यही आंसर देंगे, सर हमने अभी अभी यही तो पढ़ा था। सर जो निचुड़कर नीचे आ जाएगा, कौन निचुड़कर नीचे आ जाएगा? सर सूक्ष्म अणु निचुड़कर नीचे आ जाएंगे। सर सूक्ष्म अणु के एग्जाम्पल हमने अमीनो अम्ल देखा, मोनोसेक्राइड देखा, न्यूक्लियोटाइड देखा, और लिपिड भी सूक्ष्म अणु है। मैंने कहा उस हिसाब से सूक्ष्म अणु अगर है लिपिड तो ये भी किस में आना चाहिए था? निस्संद में आना चाहिए था। आना चाहिए था ना? किस में आना चाहिए था? निस्संद में आना चाहिए था। लेकिन याद रखना है, ये सूक्ष्म अणु होने के बावजूद ये मिलता है धारित में। क्या सर? ऊपर से गया, पहले की चीज समझ में भी नहीं आ रही है। किसको? एक बालक था, उसको ये चीज समझ में नहीं आई जो ये बताई। अब उसके बाद तो उसका माथा चकरा जाएगा कि सर अभी तो आपने बोला था कि सूक्ष्म अणु जो होते हैं नीचे निचुड़कर आ जाते हैं। मैंने कहा हाँ, सूक्ष्म अणु कौन? सर अमीनो अम्ल नीचे आ गया, मोनोसेक्राइड आ गया, न्यूक्लियोटाइड आ गया। लिपिड भी तो सूक्ष्म अणु है, इसको भी नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। क्यों सर? ये धारित में ऊपर कैसे रह गया? ये ऊपर कैसे रह गया? बहुत सीधा सीधा आंसर बताऊंगा, बहुत सीधा सीधा, अगर पेशेंस के साथ सुन पाया तो। अगर पेशेंस के साथ में सुन लिया तो। ठीक है मेरे भाई, मान ले ये वो कपड़ा है, ये वो कपड़ा है जिसमें ये छोटे छोटे छेद थे। ठीक है, ये वो कपड़ा था जिसमें छोटे छोटे छेद थे। प्लीज सुन लेना, रिक्वेस्ट एक टीचर की तुम लोगों से। ये वो कपड़ा था जिसमें छेद थे।
इन्हीं छेदों के नीचे से कौन आ रहा था, तुमको अच्छे से पता है इन छेदों के नीचे से कौन आ रहा था, अम्ल आ रहा था, जल आ रहा था, और उसमें जो छोटे पदार्थ होंगे वो आएंगे, है ना, है ना। कौन नीचे आ गया सर, अमीनो अम्ल आ गया था। अमीनो अम्ल नीचे आ गया क्योंकि छोटा था। ऊपर कौन रह गया सर, ये प्रोटीन था। इसको इस तरीके से दिखाते हैं, सपोज ये अमीनो अम्ल है, ये प्रोटीन है, ये अमीनो अम्ल है और ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन कहां रह जाएगा सर, ऊपर रह जाएगा क्योंकि बड़ा है, इन छेदों से नीचे छन नहीं पाएगा। डन, ये रह गया धारित, ये हो गया निसेंद। पहला कंसेप्ट क्लियर, हाँ सर। नीचे जो आ गया निसेंद, निसेंद मींस फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट यानी जिसका फिल्ट्रेशन हो गया निसेंदन हो गया, और ऊपर जो धारण कर लिया यानी धारित। ठीक है, बड़ा था। चलो जी, और नीचे कौन आया था सर, और नीचे आया सर मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। ठीक है जी, ये सर मोनोसेक्राइड था और ये पॉलीसेक्राइड है। डन, चलो सर ये पॉलीसेक्राइड हो गया, ये नीचे नहीं आ पाया। सिमिलरली और कौन नीचे आ गया सर, न्यूक्लियोटाइड आ गया। न्यूक्लियोटाइड का वेट कम है, क्यों, क्योंकि छोटा है। जबकि ये कौन है, न्यूक्लिक एसिड है। कौन है गुरु, न्यूक्लिक एसिड है। चलिए सर, इतनी सी बात तो समझ में आ गई है, जो छोटे हैं वो नीचे छन गए, जो बड़े हैं ऊपर रह गए हैं। डन, चलो जी, इसको भी हम औरों की तरह बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा प्रोटीन है। अब बात आ रही है सर, लिपिड जो था वही तो हमारा कंसेप्ट है कि सर जो लिपिड जो था वो ऊपर क्यों रह गया, जो लिपिड जो था वो ऊपर क्यों रह गया सर। लिपिड, ये भी तो लिपिड है। कंसेप्ट तो यही है कि सर ये भी तो लिपिड है। हिसाब से तो इस लिपिड को भी नीचे छन जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं नीचे छना। लिपिड भी तो सूक्ष्मणु है। देखिए छोटे छोटे कौन सूक्ष्मणु, बड़े बड़े कौन दीर्घणु, दीर्घणु नहीं छने, कौन छन गए, सूक्ष्मणु छन गए। बात आ रही है लिपिड छोटा था, ये क्यों नहीं छना, क्योंकि याद रखना, भूल ना जाइएगा, जल में, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है कौन, लिपिड। क्या बोला हमने, लिपिड वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। अब आप मुझे बताइए, नीचे क्या वाटर आ रहा था, हाँ सर, और लिपिड किसमें सॉल्यूबल नहीं है, किसमें नहीं घुलता, वाटर में। पहला रीजन। दूसरा, याद रखना, जब सेल टूटती है, ध्यान से सुन ले मेरी बात को, जब सेल टूटती है तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, उसके साइटोप्लाज्म में लिपिड होता है, और ये सारे लिपिड क्या बनाते हैं, पुट्टिका बनाते हैं। क्या 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 क्या, वापस से सुन, क्या, ये जब कोशिका टूटती है तो उसका जितना भी लिपिड होता है वो सारा का सारा लिपिड इस तरीके से आपस में जुड़ जाता है, कंबाइंड हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो दूर से देखने पे तो ऐसा लगेगा ना कि ये एक बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। कई सारे लिपिड एक दूसरे से फ्यूज्ड हो चुके हैं, क्योंकि वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसीलिए वो नहीं छन पाते हैं। ये था सीधा सा रीजन। तो लिपिड धारित में रह जाता है, इसके सिंपल से दो रीजन लिख देता हूं। जल में अघुलनशील होता है, पहला रीजन। दूसरा, याद रखना, क्या, ये पुट्टिकाओं का निर्माण करा देते हैं। क्या, जब कोशिका टूटती है तो लिपिड एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। जब कोशिका टूटती है तो लिपिड क्या करते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनको जल में नहीं घुलना, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये जल में नहीं घुल पाते, तो क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। डन। तो कोशिका जब टूटती है, याद रखना, कोशिका टूटती है
तो लिपिड के अणु पास पास आ जाते हैं, लिपिड के अणु जुड़ जाते हैं। अब कई सोचते हैं सर ये लिपिड जुड़ गए तो क्या ये पॉलीमर बन गए? नहीं, एक लिपिड एक लिपिड एक लिपिड, ऐसे कई सारे लिपिड एक दूसरे के पास पास आ गए हैं तो वो ऊपर रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। एक लिपिड का आणविक भार 800 डाल्टन से कम होता है। ये था रीजन जो आपको समझाना था कि लिपिड है तो सूक्ष्म अणु। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार 800 डाल्टन से कम होता है, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं छनते। क्यों? क्योंकि एक तो ये जल में घुल नहीं पाते, इस वजह से एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, एक गुच्छा सा बना लेते हैं जो छन नहीं पाएगा। इसलिए कहां पर मिलेगा? धारित्र में मिलेगा। खत्म खल्लास। इतनी ही थी अपने बस की तुमको समझाना। सर लिपिड ऑयली होते हैं क्या? बंगड़ू, अभी तेरे को समझा है। लिपिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैट और एक होता है ऑयल। सुबह तेल लगाता है, हाँ सर, वो ऑयल जो है वो एक प्रकार का लिपिड है ना। घर के आसपास देखना, किसी के पापा को देखना, है ना, उनकी तोंद निकली होगी, क्या बोलते हैं? चर्बी है। चर्बी को हम क्या बोलते हैं? फैट। तो फैट भी एक लिपिड है, ऑयल भी एक लिपिड है, दोनों एक प्रकार के लिपिड है। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब लिपिड आएगा। डन? क्लियर? मेरे को लग रहा है तुम लोगों ने कोशिका चैप्टर ढंग से पढ़ा नहीं है भाई, ये आरंभ 2 वाले बच्चों ने। हाँ जी सर, तेल पानी में घुल नहीं पाता, बिल्कुल सही बात है। तो वही तो हमने बोला कि तेल एक प्रकार का लिपिड और लिपिड पानी में घुल नहीं पाते। ये तो लिखा है जल में अघुलनशील। हाँ जी सर, नम भार क्या होता है, शुष्क भार क्या होता है? वेट। अभी वही आ रहा है। बताइए, क्या आपको यहां पर ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है, क्या टॉपिक पढ़ा है? क्या हमने यहां पर रासायनिक विश्लेषण किया है? एनालिसिस की जगह हम बोल देते हैं, क्या हम लोगों ने यहां पर कार्बनिक पदार्थ का रासायनिक विश्लेषण किया है? ये हमारा टॉपिक था। क्या हमने यहां पर रासायनिक पदार्थ का, कौन से रासायनिक पदार्थ का, कौन से रसायनों का? कार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण किया। क्या विश्लेषण मतलब उनका एनालिसिस किया? क्या कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म अणु को दीर्घ अणु से अलग किया? कैसे किया? पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है। अब आप मुझे बताइएगा, हमने कौन से पदार्थ का विश्लेषण किया? जल्दी से मुझे बताइएगा, हमने कौन से पदार्थ का विश्लेषण किया? जल्दी से बता, कौन से पदार्थ का विश्लेषण किया? कार्बनिक के अकार्बनिक? जल्दी से जल्दी से, हमने कौन से पदार्थ का विश्लेषण किया? कार्बनिक के अकार्बनिक। किसकी बात करी हमने यहां पर? इतनी देर से किसकी बात कर रहे हैं? सोच, इतनी देर से हम अमीनो अम्ल, प्रोटीन, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड, किसकी बात कर रहे थे? कार्बनिक, ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक? सर ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे। अब किसकी बात करेंगे? अगला बिंदु कौन सा आएगा? जोन सा भी आएगा। यहां पर बिंदु कौन सा चल रहा था? चौथा। ये चौथा, ये तीसरा, ये पहला, दूसरा। ओके, ये बिंदु हमारा यहां पर तीसरा था, ये तीसरा पॉइंट था। अब है चौथा बिंदु। अच्छा, कई बच्चे इसमें बिंदुओं से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आज के बिंदु इस तरीके से लिख देता हूं बेटा। इसको मैं इस तरीके से ए लिख देता हूं, ये ए था। नेक्स्ट ये बी था, नेक्स्ट ये सी था। फिर इस सी बिंदु में, यानी इस हेडिंग के अंतर्गत हमने विश्लेषण किया, जिसमें सबसे पहले सूक्ष्म अणु के एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। ये हमारा खत्म हो गया टॉपिक। अब इसके बाद में डी बिंदु। ठीक है, तो ए बी सी बिंदु के एग्जाम्पल सूक्ष्म अणु और दीर्घ अणुओं के 4-4 इस तरीके से। अब डी बिंदु। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? रासायनिक विश्लेषण करने वाले हैं। रासायनिक विश्लेषण करने वाले हैं। किसका? अकार्बनिक पदार्थ का। अभी तो हमने किसकी बात करी? कार्बनिक पदार्थ। अब किसकी बात करेंगे? अकार्बनिक पदार्थ की। ठीक है, तो हमने किसको भेजा था? हमने सुयश को भेजा था। हमने सुयश को भेजा था क्या करने के लिए? हमने सुयश को भेजा, बेटा एक काम कर। हाँ जी, हमने सुयश को भेजा था, बेटा एक काम कर,
कि जल्दी से एक टुकड़ा ले आया, वो ले आया, उसका एनालिसिस किया, उसमें सूक्ष्म अणुओं को दीर्घ अणुओं से अलग कर दिया। अब हम किसका पता लगाना चाहते हैं? अब हम अकार्बनिक पदार्थ का पता लगाना चाहते हैं। तो हमने सुयश को वापस से भेजा और उससे बोला कि एक पत्ती ले आया। वो अगेन एक पत्ती ले आया। अब मुझे बताइए, ये जो सजीव ऊतक जो है, पत्ती ले आया, या मान ले किसी का गुर्दा या यकृत ले आया। मान ले ये यकृत ले आया, मान ले ये यकृत है, मान ले ये पत्ती है, चलो जी, है ना, सजीव ऊतक है। हाँ सर, ले आया। अब की बार हम कुछ पीसेंगे वीसेंगे नहीं। अब हमने क्या किया, मुझे बता, इस सजीव ऊतक में क्या मिल रहा है, जल्दी से मुझे बता। हाँ जी, अरे भैया लिपिड टूट भी जाएगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बचेगा ना मेरे भाई। दो चीजें मिलकर एक लिपिड बना रही है। एक प्रोटीन जो है वो हजारों अमीनो अम्ल से बना हुआ था, करोड़ों अमीनो अम्ल से बना हुआ है। बिल्कुल भोंदू दिमाग है टाइप के। हाँ भाई, ये सजीव ऊतक ले आया। इस सजीव ऊतक में जीव द्रव्य, इनकी कोशिकाओं में क्या मिलेगा सर? जीव द्रव्य मिलेगा। इस जीव द्रव्य में क्या क्या चीजें मिलेंगी सर? इस जीव द्रव्य में दो तरीके के पदार्थ मिलेंगे, कार्बनिक भी मिलेंगे और अकार्बनिक भी मिलेंगे। यौगिक मिलेंगे, जल भी मिलेगा ना, जल भी मिलेगा ना, जो अकार्बनिक का भाग है। चलो, कार्बनिक में आपके ऐसे कर देते हैं हम इसमें। कार्बनिक में आपके क्या मिलेंगे? सूक्ष्म अणु मिलेंगे, दीर्घ अणु मिलेंगे। अकार्बनिक में क्या क्या होएगा सर? अकार्बनिक में हमारे पास जल भी होएगा, लवण भी होंगे, आयन भी होंगे। अब बता, किसी को यहां पर कोई दिक्कत है? सर दूसरे सर की आवाज आ रही है। मन तो कर रहा है तुम्हारे ऐसा चांटा लगा देते ना, ऐसा चांटा लगाते ना, ऐसा तुम्हारे सारी आवाजें तुम्हारे आने लग जाती। सर आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारी कंसंट्रेशन यहां पर है, कहीं और पर है। रोज हम सोचते हैं यार आज क्लास में ना गुस्सा नहीं करेंगे, आशा करते हैं आज सारे बच्चे ध्यान से चीजों को सुनेंगे। लेकिन जब तुम मानते ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर है ही नहीं कि हम मान जाएं अपने टीचर की बात, तुम जिंदगी में करोगे क्या? हमें तो ये पता नहीं लग पा रहा है। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक सजीव ऊतक में कोशिका है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ जो है वो सूक्ष्म अणु दीर्घ अणु से बने हुए हैं। अकार्बनिक पदार्थ में जल भी आता है, लवण भी आता है, आयन भी आता है। डन। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा। यकृत हटा देता हूं यहां से। अभी हम किसकी बात कर लेते हैं? पत्ती की बात कर लेते हैं। किसकी? सोच, इस पत्ती का मैंने वजन किया, इस पत्ती को मैंने तोला। इस पत्ती का जब मैंने वजन किया, ये जो पत्ती जो थी, इस पत्ती का जब मैंने वजन किया, तो वो जो वजन जो आएगा, जो वेट आएगा, उस वेट में 70 to 90% या मैक्सिमम परसेंटेज किसकी होगी? सोच भाई सोच, इस पत्ती के अंदर, इस पत्ती में ये चीजें मिल रही हैं। कुल मिलाकर इधर फोकस कर, यहां पर ये चीजें मिल रही हैं। इस पत्ती के अंदर ये मिल रहा है, सूक्ष्म अणु भी है, दीर्घ अणु भी है, जल भी है, लवण भी है, आयन भी है। अब जरा सोच, मैक्सिमम कौन होता है? सबसे ज्यादा कौन होता है? वाटर होता है ना। तो ये जो यहां पर इस पत्ती का जो वजन आएगा, उस वजन का मैक्सिमम पोर्शन कौन बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो ऐसे भार को मैं शुष्क भार बोलूंगा या नम भार बोलूंगा। सोच, नम भार बोलूंगा या शुष्क भार बोलूंगा? सोच, सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे भार को मैं शुष्क भार बोलूंगा, ड्राई वेट बोलूंगा या वेट वेट बोलूंगा? सोच, ड्राई वेट बोलूंगा कि वेट वेट बोलूंगा? सीधा सा क्या बोलेंगे? नम भार बोलेंगे। ठीक है सर, है ना? डन, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है सर। अब सुयश
क्या लेकर आया सर? पत्ती लेकर आया। उस पत्ती को हमने क्या किया? वजन तोला उसका। वो जो वेट जो आएगा, वो जो वजन जो आएगा, वो क्या कहलाएगा? नमभार कहलाएगा, है ना। अब ये नमभार किसकी वजह से था सर? ये वाटर भी मिल रहा है, आयन भी है, लवण भी है, सूक्ष्म अणु भी है सर, दीर्घ अणु भी है सर, सब कुछ है। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, सब कुछ है यहां पर। ये जो नमभार जो था मेजरली किसके कारण है? वाटर के कारण है। उसके अलावा ये सारी चीजें अब सुयश ने लाकर छोड़ दिया, है ना। छत पे रख दी। कहां पर रख दी? छत पे। छत पे क्या रख दी? पत्ती रख दी। प्रकाश पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है? पत्ती पर पड़ रहा है। पत्ती पर जब प्रकाश लगातार पड़ रहा है, गर्मी हो रही है, तो क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? सोच, वाटर निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा? इमेजिन कर, वाटर निकल जाएगा। बोलिए। हाँ भाई सुयश, जल्दी से बता, क्या निकल जाएगा सर? जल निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, इस पत्ती जब सूख जाएगी, क्या सूख जाएगी सर? पत्ती सूख जाएगी। तो पत्ती के सूखने से क्या निकल जाएगा सर? वाटर निकल जाएगा। अब ये जो सूखी हुई पत्ती है, ये इस तरीके से सूख गई है पत्ती, और ये इस तरीके से पत्ती मिल रही थी, ठीक है जी। पत्ती क्या हो गई? सिकुड़ गई है, पीली पड़ गई है, वाटर निकल गया इसका, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, ये जो सूखी हुई पत्ती है, इस पत्ती का जब मैं वजन करूंगा तो उस वजन को क्या मैं नम भार बोलूंगा कि शुष्क भार बोलूंगा? जरा जल्दी से मुझे बता, फटाफट। क्या बोलूंगा उसको? नम भार के शुष्क भार, वेट वेट के ड्राई वेट? सर इसको हम ड्राई वेट बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, इस भार में क्या मिल रहा है? इस शुष्क भार में क्या क्या चीजें मिल रही है? जल मिल रहा है? नहीं सर, जल तो उड़ गया। तो क्या बच गया सर? आयन बच गए होंगे, लवण बच गए होंगे, आयन बच गए, लवण बच गए, सूक्ष्म अणु और दीर्घ अणु, इन दोनों को मिलाकर मैं कार्बनिक पदार्थ बोल दूं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी भाई। ये दोनों मिलकर क्या कहला रहे हैं? सूक्ष्म अणु, दीर्घ अणु। ये सूक्ष्म अणु, दीर्घ अणु मिलकर क्या कहला रहे? कार्बनिक पदार्थ। यहां पर लिख दूं कार्बनिक पदार्थ, कोई तकलीफ नहीं, कार्बनिक पदार्थ बच गया, है ना। और ये जो आयन, लवण, ये क्या है? ये जो आयन्स बच गए हैं, लवण बच गए हैं, ये कौन है सर? ये अकार्बनिक है। किसी को कोई तकलीफ? सर मैं आपकी डाउटनट में कंप्लेन करूंगा, आप बार बार मेरा नाम लेते हो। कर दे बेटा, कर। हाँ कर दे, कर दे बेटा। और किसी को करनी है? बिंदास करो, बिंदास। मैं चाहता हूं करो, मैं चाहता हूं आपके बैच से निकलना, और करो। और किसी को करनी है? कर दे भाई, बिंदास कर, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन करो। मैं नंबर भी दूंगा, उस नंबर पर कंप्लेन करो। हम चाहते हैं कि यार तुम कंप्लेन कर दो, हम निकल जाए यार, कसम से थक गए हम, थक गए हम। हो लिया अपना काम, हो लिया बस। और कोई? ठीक है, कर देना। अभी नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर कर देना बिंदास, जितनी कंप्लेन कर सकते हो करो। मैं चाहता हूं कि, दिल से चाहता हूं कि कर दो यार, कसम से। हाँ जी। और ठीक है, अब इधर देख, ये पत्ती जब सूख जाएगी तो क्या कहलाएगा? शुष्क भार कहलाएगा, ड्राई वेट कहलाएगा। उसमें क्या मिल रहा है सर? आयन मिल रहे हैं, लवण मिल रहे हैं। ये आयन और लवण जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और क्या मिल रहे थे? सूक्ष्माणु, दीर्घाणु, ये क्या कहला रहे? कार्बनिक। यानी कुल मिलाकर अब इस पत्ती के अंदर अभी भी बचा हुआ है क्या? अकार्बनिक भी है, कार्बनिक भी है। कार्बनिक कौन सा है? हमारे सूक्ष्माणु, दीर्घाणु बचे, है ना। प्रोटीन जो अमीनो अम्ल से बने हुए हैं, पॉलीसेकेराइड जो मोनोसेकेराइड से बने हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, और लिपिड भी है यहां पर। डन। साथ साथ क्या बच रहे हैं? आयन बच रहे हैं, लवण बच रहे हैं। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब ये जो पत्ती जो सूख गई है, सूखी हुई पत्ती को हम क्या करेंगे?
हमने सुयश से बोला कि सुयश अब एक काम कर, तेरे का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। सुयश अब एक काम कर बेटा, इस पत्ती को जला डाल, दुनिया मत जला डाल, पत्ती को जला डाल। पत्ती को हम जब जलाएंगे, इस पत्ती को जब हम जलाएंगे, सुयश कुमार इतना परेशान हो गया, हमने बोला जला डाल इस पत्ती को, तो सुयश कुमार ने जला दी। हमारा बहुत ही अच्छा शिष्य है, इसने पत्ती को जला दिया। हमने कहा पत्ती जला डाल, ये ना कहा कि दुनिया जला डाल, हमने बोला पत्ती को जला डाल, इसने पत्ती को जला दिया। बहुत तुमको नाम चाहिए होता है ना, हमारा नाम ले लो। हाँ, तुमको अब हम नाम लेंगे, तुम्हारा अच्छे से नाम लेंगे, पूरे साल भर नाम लेंगे, ठीक है। हमने बोला पत्ती को जला डाल, उसने जला दिया। अब आप मुझे बताइए, केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ते हैं, आप मुझे बताइएगा कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, इनमें से अगर हम इन दोनों को अगर जलाते हैं तो कौन जलता है? आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा जल्दी से। कौन बचता है? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो कौन जलता है? अरे कौन जलेगा, कौन खत्म हो जाता है? तो याद रखना, कार्बनिक पदार्थ जलता है, जबकि अकार्बनिक पदार्थ नहीं जलता। ये चीज आपको बचपन में पढ़ा दी जाती है 8th क्लास में, कि कौन जल जाता है, किसका कंबशन हो जाता है। तो याद रखना, कार्बनिक पदार्थ जल जाता है, अकार्बनिक नहीं जलता। और आपने सुना भी होगा, जब एक डेड बॉडी को जला देते हैं तो उस डेड बॉडी के अंदर सारी चीजें जल जाती हैं, अकार्बनिक पदार्थ नहीं जलते। तो अकार्बनिक पदार्थ किस रूप में रह जाते हैं? सोच, अगर हम इसको जलाएंगे तो जलाने के बाद सुयश कुमार क्या बचेगी? भस्म बचेगी बेटा, राख बचती है, भस्म। सुना है ना, भस्म। अब आप मुझे बताइए, जो भस्म जो होएगी, ये जो राख जो होएगी, इस राख में, इस भस्म में ऐश बोलते हैं, ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश बोलते हैं। इस भस्म में, इस राख में क्या मिलेगा? जल्दी से आंसर बता सुयश कुमार। हाँ, अब्दुल्ला कह रहा है सर नोट्स भी बनाया करो ना प्रॉपर, तुमको चांटा खाना है, प्रॉपर खाना है, खाना है चांटा प्रॉपर, अच्छे तरीके से खाना है अब्दुल्ला, बहुत बढ़िया वाला। बेटा आरंभ 2 में अब मिलना बंद कर रहा हूं मैं तेरे को, हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे, स्पेशली ये जो सिलेक्टेड बच्चे हैं इनको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अपने आप नोट्स बनाना, मजा आएगा, ठीक है। कोई तेरे को हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे अब्दुल्ला, अब अपने आप नोट्स बनाना, ठीक है। कल से ये बंद करूंगा मैं, ये जो है ना, ये जो कमेंट सेक्शन है इसी को ही बंद कर दूंगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कसम से, कुछ मूर्खों की वजह से। जल्दी से मुझे बताइए, ये जो भस्म जो होगी, इस भस्म के अंदर क्या मिलेगा? सर इस भस्म के अंदर मिलेगा केवल अकार्बनिक पदार्थ, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। कौन जल जाएगा? कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो जल जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। केवल क्या बच जाता है? अकार्बनिक पदार्थ। तो वो जो भस्म होएगी उसमें क्या बचेगा? अकार्बनिक पदार्थ। अब आप मुझे बताइए, हम किसका एनालिसिस करना चाहते थे, किसका विश्लेषण करना चाहते थे? सर हम अकार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण करना चाहते हैं। अब जो इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं इनको रिवाइज कर। आज मैंने तेरे को क्या बताया?
हमने बोला एक सजीव के ऊतक के अंदर कार्बनिक पदार्थ भी है, अकार्बनिक पदार्थ है। अगर हमें कार्बनिक पदार्थ का निरीक्षण करना है, विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, तो कार्बनिक पदार्थ जो है वो बेसिकली दो अणुओं से बने हुए हैं। एक है सूक्ष्म अणु, एक है दीर्घ अणु। पूरी चीज रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक है सूक्ष्म अणु, एक है दीर्घ अणु। इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? तो हमने उस ऊतक को लिया, उसको मिक्स किया। किसके साथ में मिक्स किया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में मिक्स किया, जिसने कोशिका को तोड़ दिया, कोशिका की दीवारों को तोड़ दिया। जीव द्रव्य किसमें आ जाएगा? उस एसिड में आ जाएगा। जीव द्रव्य किसमें आ गया? उस एसिड में आ गया। डन डन, क्लियर है? जीव द्रव्य किसमें आ गया? उस एसिड में आ गया है। अब जीव द्रव्य उस एसिड में अगर आ गया है, उस जीव द्रव्य में प्रोटीन भी होंगे, प्रोटीन को बनाने वाले अमीनो एसिड भी होंगे, है ना। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कोशिका को तोड़ रहा है, कहीं लिपिड को नहीं तोड़ रहा कि लिपिड को तोड़ दिया, प्रोटीन को तोड़ दिया। अगर ऐसे सब चीजों को तोड़ देगा तो सब कुछ नीचे नहीं आ जाएगा क्या? सोच, कई बच्चे ऐसे कह रहे थे, सर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड अगर लिपिड को तोड़ देगा या प्रोटीन को तोड़ देगा तो सब कुछ क्या बन जाएगा? आपका अमीनो एसिड बन जाएगा, तो सब कुछ नीचे आ जाएगा ना दोस्त। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बेसिकली कोशिका की वॉल्स को तोड़ रहा है, दीवारों को तोड़ रहा है, जिससे जीव द्रव्य बाहर आ जाएगा। अब उस जीव द्रव्य में प्रोटीन भी होएगा, अमीनो एसिड भी होएगा, लिपिड भी होंगे, आपके फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स भी होंगे, उसमें आपके क्या बोलते हैं पॉलीसेकेराइड भी होंगे, मोनोसेकेराइड भी होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे, न्यूक्लिक एसिड भी होएगा, ये सब कुछ होएगा, है ना। आपके अकार्बनिक पदार्थ भी होंगे, जल भी होएगा, ये सब कुछ होएगा। हमने उसको कॉटन के कपड़े के अंदर, ये सिंपल, हमने कपड़े के अंदर निचोड़ा तो जो नीचे आया वो क्या था? अम्ल में घुलनशील था, अम्ल में विलय था। क्या क्या मिल रहा था उसमें? अकार्बनिक पदार्थ थे और मैक्सिमम कार्बनिक पदार्थ थे। ये लाइन याद रख लेना क्योंकि नीट में पूछी गई है। जो नीसेंद नीचे आता है, जो नीचे कौन आता है? नीचे जो ये नीसेंद आया था, यहां पर लिख रहा हूं, ये जो नीसेंद आया था, इससे प्रश्न पूछा जाता है। इस नीसेंद में क्या मिलता है? मैक्सिमम कार्बनिक पदार्थ मिलता है। अब मैक्सिमम कार्बनिक पदार्थ का मतलब मैक्सिमम कौन मिल रहे हैं यहां पर? अधिकतम कौन मिल रहे हैं? सूक्ष्म अणु मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म अणु मिल रहे हैं। मैक्सिमम कार्बनिक पदार्थ कहां आ जाता है? नीचे आ जाता है। ये थी ये लाइन। ऊपर क्या रहेगा? ये चीजें रह गई जिसमें लिपिड है तो सूक्ष्म अणु, इसका आणविक भार तो कम होता है, लेकिन ऊपर ये क्या कर लेता है? पुट्टिका के रूप में बन जाते हैं, एक दूसरे के पास में गुच्छे के रूप में एक दूसरे से पास पास जुड़ जाते हैं। जो अम्ल में घुलनशील नहीं होते हैं ऊपर ही रह जाते हैं। इसके बाद ये था रासायनिक विश्लेषण किसका? कार्बनिक पदार्थ का। अकार्बनिक पदार्थ का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए हमने क्या किया? हमने सिंपल एक ऊतक को लिया, उसको सुखा दिया, उसमें से पानी जो है निकल गया, तो क्या बच गया उसके अंदर? अकार्बनिक पदार्थ में आयन बच गए हैं, लवण बच गए हैं और कार्बनिक पदार्थ बच गया। फिर हमने उसको जला दिया, जलाने से क्या पैदा होगी? भस्म। कौन सी चीज जलती है? कार्बनिक पदार्थ जलता है। कौन नहीं जलता? अकार्बनिक नहीं जलता। जब नहीं जलता तो वो किस रूप में मिलेगा? भस्म के रूप में मिलेगा। अब जरा सोच, इस भस्म में कौन है? सर अकार्बनिक पदार्थ है। हमें किसका एनालिसिस करना था? अकार्बनिक। हमें कहां मिल जाएगा? भस्म में मिल जाएगा। खत्म खल्लास। सदाकत तुर्क, इसका नाम लिखिएगा जरा। लिखते जाइए, नाम लिखते जाइएगा। सदाकत तुर्क। और सर आपको बहुत तंग करते हैं बच्चे। बेटा रीजन भी मैं खुद ही हूं, है ना। अगर मैं ना देखूं यहां पर कमेंट तो मेरे को कोई तंग नहीं करने वाला, है ना। बात तो देखो सीधी सी है। मैं कमेंट ना देखूं तो मेरे को कोई तंग नहीं करेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। मैं देखता हूं, ये मेरी कमी है। मैं देखता इसलिए हूं कि क्या पता किसी बच्चे का कोई ढंग का प्रश्न हो सकता है, इसीलिए। लेकिन वो ढंग का बच्चा दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। जो ढंग का नहीं है, ऊट पटांग कमेंट करता है, वो हमें दिख रहे हैं। तो गलती हमारी है बेटा, हमारी गलती है कि हम कमेंट देख रहे हैं, ये हमारी गलती है। और इस गलती का पश्चाताप कल से होने वाला है। ठीक है दोस्त। पढ़ने वाला आराम से पढ़ेगा और नहीं पढ़ने वाला ना ये फालतू के कमेंट करेगा, और मैंने कल से कमेंट देखना बंद कर देना है। ठीक है। और जिस दिन देखूंगा उस दिन ब्लॉक भी मारूंगा, ब्लॉक भी मारूंगा। जैसे अभी तुर्क साहब जो हैं, इनको परमानेंटली नहीं 7 दिन के लिए ब्लॉक मारा जाएगा। ठीक है। और जो होंगे उनको परमानेंटली ब्लॉक मारा जाएगा, परमानेंटली।
और ये तो यहां पर अभी डाउटनेट में स्टार्ट नहीं हुआ, ये परमानेंटली ब्लॉकेज का, ये तो मैंने कर दिया था। नहीं तो अगर आप और इंस्टीट्यूट में डेफिनेटली पढ़कर आए होंगे, किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़कर आए होंगे आप में से मैक्सिमम, और आप में से मैक्सिमम को ये पता भी होगा कि अगर आप गलत कमेंट करते तो इमीडिएटली आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, पता है ना। यहां पर अभी कोई भैया को मैंने बैठा नहीं रखा है, नहीं तो एक इशारा दूंगा वो परमानेंटली तुमको ना ब्लॉक कर देंगे। सर भस्म में क्या क्या होगा? आयंस होंगे, लवण होंगे, बेसिकली ये दो खनिज के रूप में होंगे। हाँ जी सर, यहां पर ये सारी चीज तो समझ में आ गई, ये चीज समझ में, मैक्सिमम कार्बनिक पदार्थ यहां पर कैसे आ गए? ऊपर आने चाहिए थे। मैंने कहा देख, एक है प्रोटीन का अणु और 1 करोड़ है अमीनो एसिड। एक प्रोटीन का अणु ऊपर रह गया, 1 करोड़ अमीनो एसिड नीचे आ गए। एक पॉलीसेक्राइड ऊपर रह गया, 1 करोड़ मोनोसेक्राइड नीचे आ गए। एक न्यूक्लिक एसिड ऊपर रह गया, 1 करोड़ या लाखों कौन आ गए? न्यूक्लियोटाइड नीचे आ गए। तो यहां पर कंपैरिजन कर सिंगल सिंगल, हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में। तो सोच, ज्यादा कार्बनिक पदार्थ नंबर के बेसिस पे देखो, नंबर के बेसिस पे तो नीचे के ऊपर। इंसान की भस्म में कौन मिलता है? इंसान की भस्म में भी वही मिलता है जो पत्ती की भस्म में मिलता है। ठीक है, इंसान तो लिख लेता ढंग से। सर अकार्बनिक में तो गैस भी होती है बेटा, गैस तो उड़ जाएगी, गैस तो उड़ जाएगी, हवा में चली जाएगी, केवल ठोस ही तो रह जाएगा। गैस जलती है क्या? सर बचे हुए अमीनो एसिड ने प्रोटीन क्यों नहीं बनाया? बेटा आप मुझे बताओ, आपके अंदर प्रोटीन होता है? हाँ सर। आपके अंदर अमीनो एसिड होता है? हाँ सर। आपके अंदर दोनों चीजें है ना। प्रोटीन जो है, चल एक सिंपल सा, क्या तुम्हारे अंदर सेल्यूलोज है? चलो छोड़ो, तुम्हारे अंदर ग्लाइकोजन नाम सुना है? सिंपल सा, ग्लाइकोजन 10वीं कक्षा में है, ग्लाइकोजन नाम सुना है? हाँ सर। तुम्हारे अंदर ग्लाइकोजन है? हाँ। तुम्हारे अंदर ग्लूकोज है? हाँ। दोनों है ना। तुम्हारे अंदर ग्लूकोज लगभग मैं ये बोलूंगा 17,000 मतलब 15,000 ग्लूकोज मिलकर एक ग्लाइकोजन बनाता है। तेरे अंदर ग्लूकोज है? हाँ। तेरे अंदर ग्लाइकोजन भी है? हाँ। अब जरा सोच, तेरे अंदर ग्लूकोज भी है, ग्लाइकोजन भी है, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना रहे हैं, बन रही है, प्रक्रिया चल रही है, यानी तेरे अंदर दोनों चीजें मिल रही है। अब तेरे एक ऊतक को काटूंगा, तोड़ूंगा, पीसूंगा तो उसके अंदर दोनों चीजें होंगी ना। ऐसा तो नहीं है सारा का सारा ग्लूकोज जो उसने ग्लाइकोजन बना दिया तो खत्म। अरे ग्लूकोज तो चाहिए ना मेरे भाई। चंद्रयान 6 बजे लैंड होगा सर, बहुत बढ़िया। सर यकृत में से कैसे निकालेंगे अकार्बनिक पदार्थ? ऐसे निकालेंगे जैसे यहां पर तेरे को बताया। यकृत लेंगे, यकृत को सुखा देंगे, उसमें से पानी निकाल देंगे, आसपास तापमान बढ़ा देंगे, तापमान बढ़ा देंगे तो जल का वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर वो यकृत सूख जाएगा, उस यकृत को जला देंगे, उसकी राख बचेगी, उस राख में जो मिलेगा अकार्बनिक पदार्थ होगा। हाँ जी ठीक है। सो ये था रासायनिक विश्लेषण। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारे इस चैप्टर में। 5 चीजें आपको पढ़नी है। क्या पढ़ना है? प्रोटीन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, लिपिड पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है और एंजाइम पढ़ना है। ये 5 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, और वो छोटा सा टॉपिक है क्या? प्राथमिक और द्वितीय उपापचय। ये टॉपिक और पढ़ना है।
लेकिन ये टॉपिक मैं आपकी एनसीईआरटी में पहले दे रखा है, ये टॉपिक मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, ये टॉपिक जो है ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों सर, ये तो हमारे स्टार्टिंग में दे रखा है एनसीईआरटी में। आई नो आपकी स्टार्टिंग में दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे। कुछ रीजन है, कुछ रीजन होएगा, ऐसे ही लास्ट में थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, नहीं तो पहले ही पढ़ा देता। ये पढ़ने के बाद में ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा जब ये पढ़ लेंगे, और स्पेसिफिकली यहां तक जब पढ़ लेंगे उसके बाद में ये पढ़ाऊंगा, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे क्या, एंजाइम, जिससे हर साल प्रश्न आते हैं। तो दोस्त कल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ कौन सा, प्रोटीन। ये इस तरीके से हमारा प्रोटीन, किसकी बात करने वाले हैं, प्रोटीन की बात करने वाले हैं। बोलिए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कुछ पूछना है? कहां चला गया? चल हाँ जी, तो कल से अपन पढ़ेंगे प्रोटीन पढ़ेंगे। हाँ जी, नहीं हैंड रिटन नोट्स नहीं आ रहे हैं, खत्म, बंद हो गया हैंड रिटन नोट्स। तुम लोगों की हरकतें देख कर ना अब लग रहा है कि नहीं, लायक ही नहीं हो बेटा तुम लोग लायक नहीं हो हैंड रिटन नोट्स के। तुम खुद अपने नोट्स बनाओ, ठीक है? लायक होते है ना, कुछ होते ढंग के ध्यान से सुनने वाले, तो डेफिनेटली मैं करता, लेकिन तुम लायक नहीं हो। तुम्हें कंप्लेन करनी है कंप्लेन करो, तुम्हें जो करना है करो। देख लिया हमने बेटा, अच्छे से देख लिया, तुम्हारे बस की नहीं है, सीधी बात यह है। तुम्हें रटी रटाई चीजें चाहिए, तुमको चाहिए नोट्स दे दो, तुमको चाहिए ये कर दो, तुमको चाहिए ऐसे कर दो, लिखवा दो, ये कर दो, वो कर दो। तुमको रत्ती भर मतलब नहीं है कि चीजों को समझ लें। तुमको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में लटक सकता है अगर ध्यान से टीचर की बात नहीं सुनेंगे तो। अब अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक? हाँ जी, कल से पढ़ेंगे प्रोटीन। खुद करो, क्विज भी खुद करो। अब हम सिर्फ पढ़ाएंगे, अब क्विज भी खुद करो, होमवर्क भी खुद करो, ठीक है? नोट्स भी खुद बनाओ, हम सिर्फ पढ़ाएंगे अब, ठीक है? ऑफलाइन में जाते हो क्या होता है, ऑफलाइन में जाते हो क्या कराते हैं ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता है, तुमको मॉड्यूल दे देता है, कर खुद क्वेश्चंस कर, नोट्स बना, खुद बना, पढ़ाएगा वो। विश्वास ना हो तो एक बार जरा ऑफलाइन में 1.5 लाख रुपए खर्च करके देख लेना, पता लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि आज तक पढ़े नहीं होंगे ना ऑफलाइन में, इसलिए पता नहीं होएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। वो लोग पागल नहीं है जो 1.5 लाख रुपए खर्च करके वहां पर ऑफलाइन में पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि चीजों को समझना है। तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है वो किस लिए जा रहे हैं, कभी सोचा है वहां पर? उनको मॉड्यूल दे दिए जाते हैं, उनको कोई टीचर नोट्स नहीं लिखवाता कि लिख बेटा ABCD ऐसे नोट्स बना। टीचर आता है, पढ़ाता है, जयराम जी की चल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। यहां पर अगर मैं पेन ले रहा था ना, तो तुम में से कुछ ऐसे हैं जो पेन लेने देना नहीं चाहते हैं, जिनको ना अपने भविष्य की फिक्र है, ना दूसरे बच्चों के बारे में सोचना है, जिनको बस आज तक पढ़ाई तो करी नहीं है, आइडिया तो है नहीं कि कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए बस वही घिसी पिटी क्विज क्या नहीं कराते, लिखवाते काहे नहीं हो, नोट्स काहे नहीं बनाते हो। एक काम मैं
करने वाला हूं, 2 मिनट रुकिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक काम मैं करने वाला हूं, नहीं विटामिन नहीं पढ़ाएंगे, है ही नहीं, जब कोर्स में क्यों पढ़ाएंगे विटामिन। एक काम मैं ये करने वाला हूं, कल मैं आपको अपनी एक पर्सनल आईडी दे दूंगा, किसकी, टेलीग्राम की, ठीक है। कोई डाउट वाउट वहां पर कोई डिस्कस नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। सिर्फ एक चीज, एक आईडी दूंगा टेलीग्राम पर, और उस टेलीग्राम की आईडी पे जैसे ही चैप्टर समाप्त होएगा, चैप्टर एंड होने पर मैं आपसे मांगूंगा आपके नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स, और जिसके हैंड रिटन नोट्स मेरे को सबसे अच्छे लगेंगे उस चैप्टर के, उन्हीं हैंड रिटन नोट्स को मैं यहां पर डालूंगा, बस। ठीक है। जिस भी बच्चे के हैंड रिटन नोट सबसे अच्छे होंगे, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट उसने लिखी होंगी, वो मैं डाल दूंगा, बस। तो तुमको जो नोट्स चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, 5-10 दिन पुरानी चीजें तुमको याद नहीं रहती हैं, है ना, तो इस तरीके से करते हैं। नहीं, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं डालेंगे आरंभ 2 में, नहीं है, जो है यही है बस। सर पहली स्लाइड का टेस्ट दिखा दो, टाइम हो गया वैसे तो, टेस्ट बता दिया, संडे को टेस्ट होएगा, और संडे के टेस्ट में ये चीजें आएंगी। सर आज आपने सिर्फ एक ही पेज पढ़ाया है, इस एक हफ्ते को निकलने दे बेटा, सिर्फ इस एक हफ्ते की बात है, सिर्फ एक हफ्ते में। आज क्या हो गया, आज ट्यूसडे हो गया ना, हाँ, सिर्फ 4 दिन की बात हो रही है, बस ये 4 दिन निकलने दे, फिर कसम से देख तू अगले हफ्ते से, ठीक है। बस इस हफ्ते की बात है, और वो भी मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि आपकी इस हफ्ते से 2 बजे से क्लास हो, लेकिन वो केमिस्ट्री का मर्ज नहीं हो पाया था, इस वजह से अगले हफ्ते से देख, ठीक है। चलो बाय।